हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डिवॉल्विंग मैच का एपिसोड नंबर 22। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेड टावर मास्टर रसल को येलो टावर की उस मिशन से बाहर निकलवाने के लिए रसल की फैमिली का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, और उसने ये तक भी कह दिया था कि अगर रसल इस मिशन में हिस्सा लेता है तो रेड टावर इस मिशन में कोई योगदान नहीं देगा। और इससे पहले कि मामला थोड़ा सा और गर्म हो जाता, एन मौके पर वहां पर प्रिंसेस हेकेट आ जाती हैं, जिसने फ्लेम टावर, स्पेयर टावर और रेड टावर के डिसाइबल्स को इस मिशन में एक गार्ड के तौर पर असाइन कर दिया था। तो अब आगे, जिसके बाद हम फ्लेम टावर के ट्रेनिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहां मास्टर डारिया रसल की ट्रेनिंग करवाते हुए कह रही थी, कल से तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तुम इस तरह से छोटी मोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट रहकर मिशन में वेल परफॉर्मेंस कैसे दोगे। मुझे लगता है कि उस ओल्ड मैन ने जो तुम्हें बातें सुनाई हैं वो अभी तक तुम्हें बहुत ज्यादा सता रही हैं। और मास्टर डारिया की इतनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से रसल की हालत काफी ज्यादा खराब थी, और काफी फटी पुरानी हालत में मास्टर डारिया को कह रहा था, नहीं मास्टर, ऐसी बात नहीं है। जिसे देखते हुए मास्टर डारिया अपने मन में कहने लगती हैं, ऐसा बंदा जिसे कि थोड़ी देर पहले एक डिवाइनिटी के तौर पर देखा जा रहा था, अचानक से उसके फादर की वजह से उसे अजीब सी नजरों से देखा जाने लगे, ये वजह किसी को भी अंदर से टूटने पर मजबूर कर देती है। जिसके बाद मास्टर डारिया रसल के पास बढ़ते हुए उसे कह रही थी, बच्चे, सच्चाई किसी न किसी दिन सबके सामने आकर रहेगी, और तब तक के लिए मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो। और मास्टर डारिया की इस मोटिवेटिंग स्पीच को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, अपने रास्ते पर चलूं। और फिर अचानक से काफी ज्यादा पुरजोश होते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे एक बार और गाइड करें। और रसल के इस जवाब को सुनकर मास्टर डारिया के मुंह पर भी एक स्माइल आ गई थी। और दूसरी तरफ रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे पता है कि यकीनन ये रास्ता कोई आसान रास्ता तो नहीं होने वाला, मगर ये वो रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ और आगे भी चलूंगा, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की शैडो से निकल जाना चाहिए, नो मैटर कि वो शैडो कितनी इनॉर्मस है। और इसी के साथ साथ हमें प्रिंसेस को दिखाया जा रहा होता है, जो कि अपने महल से निकलकर कहीं पर जा रही थी। और फिर हमें 3 दिन बाद माउंट केल्विन के बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रसल टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके पहुंच गया था, जहाँ हर चीज बर्फ से ढकी हुई देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, तो क्या ये है माउंट केल्विन। और अचानक से काफी ज्यादा कांपते हुए कहता है, लेकिन ये इतनी ठंड क्यों है। और फिर अपनी फायर पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा हीट अप करता है, जिसकी वजह से उसके साथ वाले पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि अचानक से ये ठंड कम क्यों हो गई। और वहां पर हम प्रिंसेस को भी देखते हैं, जो कि किसी कॉमनर्स वाले एक काम कर रही थी। और फिर अचानक से रसल के पास कोई आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही फ्लेम टावर की तरफ से रसल रेमंड है। तो रसल के हाँ कहने पर वो पर्सन रसल को अपने साथ कहीं ले जाने लगता है, जहाँ जाते हुए रसल की नजर कुछ फ्लैग्स पर पड़ती है, जिन फ्लैग्स को देखते हुए रसल उनके टावर्स के बारे में बता रहा था, रॉयल पाथ येलो टावर, एवर आल येलो टावर और एक्योस येलो टावर। और फिर अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर अर्थ टाइप मैजिक के सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं। और फिर अचानक से वो पर्सन कहता है, आसपास की चीजें काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं, और ये सारी चीजें मैजिक क्रिस्टल से बनी हुई हैं। जिसे देखते हुए रसल भी कह रहा था, हाँ ये तो किसी मिरर की तरह है, जिस पर वो पर्सन भी रसल को बताता है, हाँ इसी वजह से तो इस र्यून को टेम्पल ऑफ मिरर्स कहा जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि कोई पर्सन रसल से अपना इंट्रोडक्शन कर रहा था, कि मैं येलो टावर की तरफ से इस मिशन का इंचार्ज हूँ और मेरा नाम स्पाइजल मैन है। तो रसल भी उन्हें अपना इंट्रो देते हुए उन्हें एक ग्रीटिंग कर रहा था, और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि एक स्किल्ड मैन जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर अपने रुतबे को एक कॉमनर से रॉयल पाथ येलो टावर के एक एल्डर तक बढ़ाया है, और येलो टावर के एक एल्डर के साथ साथ वो एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक एडवेंचरर है, जिन्होंने बहुत सारी र्यून्स को तलाशा और उनकी मिस्ट्रीज को सोल्व किया है। और इसी वजह से मेरे मन में इनसे पूछने के लिए बहुत सारे सवालात हैं। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उससे पीछे से कोई आवाज लगाता है, और रसल को बुलाने वाला सर एलन पेज था, जिन्हें देखते ही रसल उनके साथ हैंडशेक करता है और अपने मास्टर्स की तरह एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। और फिर एलन कहने लगता है, जैसे ही रेड टावर का यंगेस्ट गार्डियन यहाँ पर आ जाएगा तो तब हम अपनी शिफ्ट के बारे में बात कर सकते हैं। जिन्हें देखते हुए सर स्पाइजल अपने मन में सोच रहे थे कि किंगडम की डिवाइनिटीज को अपनी एक्सकेवेशन साइट को गार्ड करता देखकर मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन
मुझे नहीं पता कि इस अजीब सी र्यून्स में कौन सी मुश्किलात हमारा वेट कर रही हैं और इस चीज को गार्ड करने के लिए इन्हें अपनी जी जान एक करनी होगी। सर स्पाइडर अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहे थे। अचानक से उन तीनों को कुछ फील होता है जो कि कुछ और नहीं उस र्यून में हुआ एक धमाका था और हम देखते हैं कि उस र्यून में से एक क्रिस्टल गोलम बाहर आ गया था जिसे देखकर सर स्पाइडर मैन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन रसल और एलन सभी वर्कर्स को वहाँ से सेफ जगह पर जाने को बता रहे थे और वो क्रिस्टल गोलम सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और उस क्रिस्टल गोलम के अटैक्स की वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे। जिस चीज को देखते हुए सर स्पाइडर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रहे थे कि मामूली शील्ड इसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इसीलिए ये कहते हुए वो बड़ी ही तेजी से एक बहुत बड़ी वाल बना लेते हैं जिस वाल ने उस क्रिस्टल गोलम के सभी अटैक्स को रोक लिया था। और सर स्पाइडर सभी लोगों को कमांड करते हुए कहते हैं, सभी अर्थ टाइम मैजिशियन मेरी बात कान खोल कर सुनो, एक अर्थ वाल बनाओ और इन अटैक्स को ब्लॉक करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस केट जख्मियों को रेस्क्यू कर रही थी लेकिन अचानक से उनके पीछे वही क्रिस्टल गोलम आ जाता है जिसने काफी तेजी से प्रिंसेस पर अटैक कर दिया था और सारे क्रिस्टल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहे थे जिन्हें देखकर प्रिंसेस अपनी पावर्स इस्तेमाल करने वाली ही थी। लेकिन तभी रसल अपने ओरिजिन को इस्तेमाल करके ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करता है और रसल ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था और फिर पीछे देखते हुए उनसे पूछ रहा था क्या आप दोनों ठीक हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रिंसेस पर पड़ती है तो रसल ने एक ही नजर में प्रिंसेस को पहचान लिया था जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा हैरान था और प्रिंसेस रसल पर गुस्सा। रसल प्रिंसेस को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान तो था लेकिन इस वक्त उसका मेन फोकस वो क्रिस्टल गोलम था जो कि काफी तेजी से रसल की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी पीछे से एलन पेज अपना ओरिजिन इस्तेमाल करता है और एलन पेज का ओरिजिन एक ग्लेशियर बो था जो कि काफी तेजी से उस गोलम को जाकर हिट कर जाता है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल गोलम थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हुआ था लेकिन एलन का वो हमला उस क्रिस्टल गोलम को मार नहीं पाया था और वो क्रिस्टल गोलम और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए जोर जोर से गुर्रा रहा था और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी भी निकल रही थी और अपने अटैक को यूं नाकाम होता देखकर एलन भी कह रहा था, मैंने सोचा था कि मेरा एक अटैक इसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहेगा लेकिन लगता है कि ये क्रिस्टल गोलम सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन वो गोलम जोर जोर से दहाड़ रहा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉक वेव्स रिलीज हो रही थी। लेकिन तभी पीछे से जेरोन अपना ओरिजिन इस्तेमाल करता है और कोई पर्सन काफी तेजी से एलन के करीब से निकलते हुए ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल गोलम पर हमला कर देता है और वो क्रिस्टल गोलम उस पर्सन के एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो पर्सन सभी लोगों को कह रहा था, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ, मैं रेड टावर से जेरोन। और हम देखते हैं कि जेरोन और रसल एक दूसरे को घूर रहे थे जिसके बाद हमें 3 दिन पहले के कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ रेड टावर मास्टर किसी पर्सन को कह रहे थे, एलेक्स रेमंड, डारिया ने उसकी डेथ पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, क्या तुम्हारे पास उसके मुतालिक कोई आइडिया है। और हम रेड टावर मास्टर के पास एक स्कल को देखते हैं यानी कि रेड टावर मास्टर उन गर्ल टेस्ट के साथ मिले हुए हैं जहाँ वो स्कल कह रहा था, एक आइडिया, हाँ इस बारे में सोचना कि तुमने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया था तो अब तुम इतने भोले बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर रेड टावर मास्टर कुछ नहीं कह रहा होता और फिर से वो स्केलेटन हंसते हुए कह रहा था, लगता है कि तुम पकड़े जाने के डर से काफी ज्यादा सहम गए हो। तो ब्लेन जिसे कि उस स्केलेटन की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा था, नहीं मैं सिर्फ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि अगर तुम उस रसल रेमंड को टावर सिलेक्शन के दौरान ही मार देते तो डारिया को मुझ पर बिल्कुल भी शक ना हुआ होता। तो वो स्केलेटन जवाब देता है, ये चीज इस वजह से हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये वो रसल रेमंड एक बच्चा है। तो ब्लेन उस पर गुस्सा होते हुए कह रहा था, क्या तुम इस वजह से भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई आने लगता है जिसके सिर्फ वहाँ आने की ही वजह से वहाँ की जमीन टूट रही थी और वो पर्सन कह रहा था कि तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे अपनी फाइटिंग दिखाने के लिए बुलाया है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बिस्मार्क रेथमोस है यानी कि किंग के चचा जान, या फिर ये कहूँ कि इस किंगडम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्कड्यूक। ब्लेन उस पर्सन के सामने झुककर उसे ग्रीटिंग पेश कर रहा था। फिर बिस्मार्क ब्लेम को कह रहा था, लगता है कि तुम्हारे उस भतीजे ने तुम्हें काफी ज्यादा तंग कर रखा है। और इस बात से हमें पता चलता है कि ब्लेन रसल का अंकल है लेकिन अभी तक ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं की गई तो अभी इस बात को जाने देते हैं। और फिर से ब्लेन कह रहा था, हाँ मेरा प्लान था कि इस एक्सकेवेशन में गार्ड्स को मिनिमम रखा जाए। लेकिन बिस्मार्क उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है,
सीधा पॉइंट पर आओ कि तुम उस रियोन को कैसे चुराने वाले हो। तो ब्लेन उसे बताने लगता है कि मेरा डिसाइबल जेरोन एक गार्ड के तौर पर उन्हें ज्वाइन कर रहा है, जहां वो येलो टावर की उस प्रोटेक्टिंग शील्ड में एक ब्रीच क्रिएट करेगा। तो इसी मौके को देखते हुए वो पैगान की टीम एक्सकेवेशन साइट पर हमला कर देगी और इस तरह हम उस रियोन को हथियाने वाले हैं। तो इस प्लान को सुनकर बिस्मार्क कह रहा था, अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो हमें उन सभी मास्टर्स को भी नीचे गिराना होगा जो कि क्रंट किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। और बिस्मार्क के इस बात से मुराद मास्टर डारिया और स्पेयर टावर मास्टर थे। और बिस्मार्क आगे कह रहा था, और हमें उन सभी मास्टर्स के सपोर्ट को कट ऑफ करना होगा क्योंकि हमें उस न्यूज में से वो आर्टिकल चाहिए। और इस चीज के लिए तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस चीज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि बिस्मार्क के हाथ में एक अजीब सा डिब्बा था जिसमें से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रसल प्रिंसेस के पीछे जाते हुए उन्हें कह रहा था, प्लीज प्रिंसेस आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो प्रिंसेस रसल को बच्चों की तरह चुप कराते हुए कहती हैं, मेरा यहाँ पर आना एक टॉप सीक्रेट है और इस सीक्रेट को तुम्हें फ्यूचर में भी सीक्रेट ही रखना है। तुम सिंपली मुझे इग्नोर करते रहो और जो काम मैंने तुम्हें असाइन किया है उसी पर तवज्जो दो क्योंकि मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकती। लेकिन अचानक से रसल उन्हें कहने लगता है कि आप भी इस रियून्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती कि मैं इन दोनों आंखों से उस रियून को क्यों नहीं देख पाया। और फिर प्रिंसेस को कह रहा था कि आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस कह रही थी, किंग और दूसरे मिनिस्टर मुझे यहाँ पर न आने को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे। अगर क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो रसल बताता है कि ये ज्यादा देर तक तो नहीं था, लेकिन प्रिंसेस मैंने आपका वो मोन्स्ट्रस ऑरा सेंस कर लिया था और आपकी बॉडी से जो मोन्स्ट्रस ऑरा इमिट हो रहा था वो किसी आम नाइट का तो नहीं हो सकता था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे आपकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन रसल की इस बात से प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा गई थी और रसल की टकले पर फ्लिप मारते हुए वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ से जाते हुए रसल को कह रही थी, एनीवेज मैं यहाँ से जा रही हूँ और आई होप कि अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन में रहकर हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। और वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस के चेहरे पर एक स्माइल थी और अपने मन में सोच रही थी, ये काफी डिसेंट कैरेक्टर का है लेकिन अभी तक पूरी तरह से बच्चा है। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा मायूस होते हुए अपने मन में कह रहा था, ओ यार प्रिंसेस के साथ मेरी मुलाकात हुई ही थी तो मैं उनका इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने के बदले में उनसे वो ड्रैगन हार्ट मांग सकता था। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सर स्पाइडर मैन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ रहे थे और इसी के साथ साथ वो अपने साथियों को भी मोटिवेट कर रहे थे। और इतने में वहाँ पर काफी तेजी से रसल भी आ जाता है जो कि लेट आने के लिए उनसे माफी मांग रहा था, लेकिन वहाँ की कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन सभी लोगों को देखकर कह रहा था, ये क्या हो रहा है, क्या उस प्रोटेक्टिव शील्ड पर मैजिक स्पेल काम नहीं कर रहे। तो एलन रसल को बताने लगता है कि ये स्पेशल डिसरप्शन है जिसे कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर में से एक समझा जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग जितनी ज्यादा पावर को लगाकर उस प्रोटेक्टिव बैरियर को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे वो उतनी ही ज्यादा पावर से पीछे को धकेले जाते हैं, जिस चीज की वजह से सर स्पाइडर मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काफी गुस्से में कह रहे थे, जिस वक्त हमें ये रियून में एंटर होने का दरवाजा मिलना था उस वक्त ये स्पेशल डिसरप्शन यहाँ पर क्या कर रही है। और पीछे की तरफ हम जेरोन को देखते हैं जो कि ये सारा तमाशा देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे आर्क ड्यूक को इस चीज की रिपोर्ट करनी चाहिए। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे, क्या उस बैरियर को ब्रीच करने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिस पर एलन उन्हें बताने लगता है, हाँ आपने सही समझा, स्पेयर टावर की उस एरा ऑफ गॉड के रैलिक से हम उस बैरियर को पेनिट्रेट करने के बाद अंदर जा सकते हैं। फिर सर स्पाइडरमैन कह रहे थे, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अपने टावर की इतनी प्रीशियस चीज हमें इतनी आसानी से दे देंगे। तो एलन उन्हें बताता है, हाँ इसी वजह से तो मैं वहाँ पर पर्सनली जाना चाहता हूँ। एलन की इस बात को सुनकर सर स्पाइडरमैन उसका हाथ पकड़ देते हैं और काफी खुश होते हुए कह रहे थे, तुम हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि येलो टावर के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं तुम्हें इस फेवर का पे बैक जरूर करूंगा। तो एलन भी हंसते हुए कह रहा था, श्योर मैं जितनी जल्दी वापस आ सकूंगा मैं जरूर आऊंगा। और अगले ही सीन में हमें उसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर टावर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से जाते हुए वो रसल और जेरोन को कह रहा था, मैं कुछ जरूरी सामान को लाने के लिए स्पेयर टावर में जा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों को मेरे पर एक एहसान करना होगा। तो रसल कहता है,
एहसान, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके। और पीछे खड़ा जेरोन अपने मन में सोच रहा था, अगर एलन पेज यहाँ से चला जाएगा तो पीछे यहाँ पर सिर्फ एक ही वार मेज बचेगा। और फिर अचानक से रसल जेरोन को कहता है, सर जेरोन, क्यों ना हम अपनी ड्यूटी की रोटेशन को डिस्कस कर लें नाइट वॉच के लिए आज। इससे आगे कुछ कह पाता, जेरोन एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, पहले मैं जाऊंगा। और ये कहकर जेरोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रसल ने भी जेरोन के मुंह पर वो क्रीपी सी स्माइल नोटिस कर ली थी। और अगले ही सीन में हमें एक्सकेवेशन साइड के एक कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येलो टावर के कुछ डिसाइबल पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक से उनके प्रोटेक्टिव बैरियर के पास वो कल्टिस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो येलो टावर के मेज कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह येलो टावर के अंडर है। वो दोनों ये सब कुछ कह ही रहे थे, लेकिन अचानक से उन दोनों को पीछे से कोई स्टैप कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर मारे गए थे। और ये कांड करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेरोन था, जिसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर में कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी थी। और वो जेरोन अपने सारे साथियों को कह रहा था, प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि उस र्यून को गार्ड करने के लिए एक स्पेशल डिसरप्शन अपीयर हुई है। और ये कहते हुए वो उस प्रोटेक्टिव बैरियर में एक ब्रिज बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी कर्स मेंबर एक्सकेवेशन साइड में एंटर हो जाते हैं। और जेरोन उन सभी लोगों को बता रहा था, उस स्पेशल डिसरप्शन प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ने के लिए एलन पेज स्पेयर टावर का आर्टिफैक्ट लेने के लिए गया हुआ है, लेकिन उन कल्टिस्ट का लीडर अपने ही मजे में गुम था। और जेरोन अभी भी उसे बता रहा था कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए हम सिंपली स्पाइडरमैन को होस्टेज बनाकर काम चला सकते हैं। तो वो लीडर कहता है, तो उस फ्लेम टावर की डिवाइनिटी का क्या, और किडनैपिंग बच्चों वाली सोच है। लेकिन पीछे से जेरोन कह रहा था, उसे मार डालो, क्योंकि मैं पिछली बार की तरह तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक जेरोन के सामने कोई आ जाता है, जो कि उन कल्टिस्ट के साथ आया हुआ एक वॉरियर था, जो कि अपना ऑरा रिलीज करते हुए जेरोन को कह रहा था, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तो जेरोन भी अपनी माना रिलीज कर रहा था, और इससे पहले कि उनकी फाइट शुरू हो पाती, उन कल्टिस्ट का लीडर अपने साथी को रोक देता है और उसे कह रहा था, तुम दोनों एक साइड पर हो, तो इस तरह बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। एनीवे, ये सर ब्लेन की नाजायज औलाद है, तो हम इसे हर्ट नहीं कर सकते। मगर उस लीडर की ये बात सुनकर जेरोन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी ब्लडी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी पर हमला कर देता है। लेकिन वो लीडर एक अजीब सा मैजिक इस्तेमाल करके जेरोन के उस हमले को उसी की गर्दन पर रख देता है। लेकिन जेरोन अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था, तुमने क्या कहा? तो वो लीडर जेरोन को कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह पर मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? और पीछे की तरफ हम उन कल्टिस्ट को देखते हैं, जो कि एक समनिंग सर्कल को बना रहे थे। और देखते ही देखते उस समनिंग सर्कल में से कुछ अनडेड्स बाहर निकलने लगते हैं, जहां दूसरी तरफ वो लीडर जेरोन को बता रहा था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हालात खराब हो जाएं तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करने से बिल्कुल भी मत घबराना, जो कि तुम्हें आर्कड्यूक ने दिया था। और इसी के साथ हम कुछ फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ ब्लेन जेरोन को समझा रहा था कि जैसे ही ये मिशन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जिंदा रहना है, और उस एक्सकेवेशन में कोई भी सिंगल सर्वाइवर नहीं रहना चाहिए। तो जेरोन अपने मास्टर को कह रहा था, अगर हालात खराब हो जाएं, तो आर्क ड्यूक ने मुझे जो ऑब्जेक्ट दिया था मैं उसे यूज कर सकता हूँ। जिस पर पहले तो बेरेन कुछ नहीं कह रहा होता, और फिर जेरोन को कह रहा था, क्या तुम मेरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट हासिल करना नहीं चाहते? और फिर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम इस मिशन में फेल नहीं होगे। और प्रेजेंट टाइम में उन कल्टिस्ट की मचाई हुई तबाही को देखकर जेरोन कह रहा था, एज यू विश मास्टर, मैं एक घोस्ट बनूंगा, एक ऐसा घोस्ट जो कि हर तरफ फेयर और डिस्पेयर को फैलाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सकेवेशन साइड के अदर साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी तक वो कल्टिस्ट नहीं पहुंचे थे, जहां सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे, तुम किस चीज को लेकर हैरान हो? तुम एक ऐसे ड्रैगन के बारे में जानना चाहते हो जिसके मल्टीपल सींग हो, लेकिन अचानक से ये सवाल क्यों? तो रसल उन्हें बताने लगता है कि मैंने अपने मिशन के दौरान एक म्यूरल देखा था। मेरी नजर उस चीज पर इसलिए पड़ी क्योंकि वो म्यूरल मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा था। तो सर स्पाइडरमैन रसल को बता रहे थे, ऑनेस्टली शायद मुझे इस बारे में नहीं पता। तो रसल थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन सर स्पाइडरमैन अभी भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारी इस बात को सुनकर मेरे जहन में एक एंटिटी आ रही है, जिसे सुनकर रसल भी हैरान हो गया था। और सर स्पाइडरमैन आगे बताते हैं, वो एंटिटी है डिवाइन ड्रैगन किंग। सर स्पाइडरमैन की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, आए डिवाइन ड्रैगन किंग, क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? जहां सर स्पाइडरमैन अभी भी बता रहे थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के कम होने की वजह से हमें उसकी अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस ड्रैगन ने बहुत ज्यादा बुरे लोगों के साथ लड़ाई की थी। सर स्पाइडरमैन अभी ये बता ही रहे थे, अचानक से वहाँ पर पेपर आ जाता है, जिसे अचानक से यू आता देखकर रसल भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। और सर स्पाइडरमैन पेपर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्या तुम स्पिरिट को भी
समन कर सकते हो। लेकिन पेपर टेंट के पास जाकर गुर्रा रही थी और अचानक से उस टेंट के बाहर से कोई आने लगता है जो कि एक अनडेड था और थोड़ी देर में ब्लास्ट होने वाला था, जिसे देखकर सर स्पाइडरमैन और रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो अनडेड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और हम देखते हैं कि हर तरफ इसी तरह बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। और वहीं पर हम उस डार्क वॉरियर को देखते हैं जिसके सामने येलो टावर के कुछ लोग आ गए थे और वो लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर हमले तो करते हैं, लेकिन उन हमलों का उस डार्क वॉरियर पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था और उन हमलों को ब्लॉक करते हुए वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या पैथेटिक स्किल्स हैं तुम्हारी। और अपने हमलों को यूं नाकाम होता हुआ देखकर येलो टावर के वो मेज काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इतने में वो डार्क वॉरियर भी अपने गदा का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होकर हम उन पेगास के लीडर को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब फुल एकदम चिल था। और जब कुछ येलो टावर के मेज उसके सामने आकर उस पर हमला करते हैं तो उन हमलों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाता है और उन मेजिस के वो अटैक उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चले जाते हैं और वही टेलीपोर्टेशन पोर्टल हम उन मेजिस के पीछे देखते हैं जिनमें से उन्हीं के अटैक्स निकलकर उनको हिट कर जाते हैं और वो लोग अपने ही अटैक से मारे जाते हैं। और ये कारनामा करने के बाद वो चिल होकर आगे जाते हुए कह रहा था, स्पाइडरमैन मेरी जान तुम कहाँ हो। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और रसल की तरफ लाया जाता है जहाँ रसल ने एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और दूसरी तरफ सर स्पाइडरमैन ने एक अर्थ वॉल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और वो काफी गुस्सा होते हुए कह रहे थे, किसकी हिम्मत हुई जो उन्होंने एंडीमियोन के एक्सकेवेशन साइट पर अटैक किया। और रसल की नजर उन अनडेड्स की कॉर्प्सेस पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर रसल उन्हें बताता है जो लोग अनडेड्स को अपने वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ वही हो सकते हैं। तो सर स्पाइडरमैन कहते हैं, क्या इस सब के पीछे कल्टिस्ट हैं? लेकिन दूसरी तरफ रसल सर स्पाइडरमैन से माफी मांगते हुए कहता है, सर मुझे माफ करना क्योंकि मुझे यहाँ से किसी ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना है जो कि आपसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और काफी तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है, रून्स की फ्रंट पर हमारी मुलाकात होगी। लेकिन असल की इन बातों को सुनकर के उनसे भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है, सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए कुछ अनडेड्स को मार रही थी और उन लोगों के साथ फाइट करते हुए प्रिंसेस सोच रही थी ये अजीब से क्रीचर अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और फिर अपने पीछे खड़े कुछ इंजर्ड लोगों को कहने लगती हैं, आप सभी लोग मेरे पीछे आए। और वो लोग प्रिंसेस की तरफ बढ़ ही रहे थे, अचानक से उनकी नजर किसी बंदे पर पड़ती है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे और प्रिंसेस भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और हम देखते हैं कि उनके सामने वही डार्क वॉरियर आ गया था, जिसे देखते ही प्रिंसेस काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोच रही थी उसे एक ही स्ट्राइक में नॉक डाउन करना होगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी से उस पर हमला करती हैं, लेकिन प्रिंसेस के उस हमले का उस डार्क वॉरियर पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, जिसे देखकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान थी। और किसी पर्सन को एक वॉरियर की तरह लड़ते हुआ देखकर वो डार्क वॉरियर भी कह रहा था, कौन हो तुम बच्चे। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस अपने मन में सोच रही थी, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर स्वॉर्ड होती तो मेरे लिए इससे लड़ना आसान हो जाना था। और अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को देखकर जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे, प्रिंसेस अपने मन में कहने लगती हैं, नहीं मैं अपने मोमेंटम को नहीं खो सकती। हिकेट रियथमोस हूँ, किंगडम ऑफ एंडीमियोन की प्रिंसेस, मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। ये कहते हुए प्रिंसेस अपना ओरा रिलीज कर रही थी और वो डार्क नाइट भी प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, तुम जो भी हो तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। अचानक से पीछे से आवाज आती है, चलो मैं इस खेल को और भी ज्यादा इंजॉयबल बनाता हूँ। और हमें एक फायर स्पेयर को प्रिंसेस के बिल्कुल ही करीब से गुजरते हुए दिखाया जाता है और उस फायर स्पेयर को इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना रसल था, जिसने अपने फायर स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क नाइट पर हमला कर दिया था। और उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल हो जाती है और फिर रसल काफी ज्यादा परेशान होते हुए पूछ रहा था, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? मेरा मतलब है कि सप्लाई मेंबर आप ठीक हैं? और कुछ देर के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। और दूसरी तरफ रसल के उस अटैक की वजह से वो डार्क नाइट अभी तक डिफीट नहीं हुआ था और वो रसल को कह रहा था, ऐसा कोई जो कि फ्लेम्स के स्पेयर को इस्तेमाल करता है तो तुम यकीनन फ्लेम टावर के वही रूकी होगे। ये कहते हुए वो डार्क वॉरियर अपने डार्क ओरा को रिलीज कर रहा था और रसल उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था और फिर अपना माना रिलीज करते हुए कहता है, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, तो तुम सभी लोगों को लेकर रून्स की एंट्रेंस तक जाओ। हमने एल्डर्स के साथ मिलकर वहाँ पर रीग्रुप होने के बारे में प्लान किया है। रसल की इस बात को सुनकर प्रिंसेस कह रही थी, आर यू श्योर कि तुम इसे हैंडल कर लोगे? तो रसल हंसते हुए उन्हें जवाब देता है, आपने कहा था कि आपने मुझे चांस दिया है
कि मैं इस डेप्ट को रीपे कर सकूं। रसल की इस बात को सुनकर प्रिंसेस के मुंह पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो उन सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लग जाती है, जिन्हें यहाँ से जाता हुआ देखकर वो डार्क नाइट कह रहा था, अगर हम इकट्ठे मिलकर लड़ते तो मुझे ज्यादा मजा आता। तो रसल हंसता हुआ जवाब देता है, किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, हम अभी भी इकट्ठे मिलकर लड़ने वाले हैं। रसल की इस बात को सुनकर वो डार्क नाइट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हमें वहाँ पर पेपर को दिखाया जाता है जो कि उस डार्क नाइट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और पीछे की तरफ हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि इसी मौके को देखकर अपनी चैंटिंग शुरू कर देता है, जो कि अपने मुख्तलिफ मैजिक्स के फार्मूला को ऐड करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक बना रहा था। और इतने में वो डार्क नाइट भी पेपर के उस हमले से बाहर आ गया था और रसल भी काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कह रहा था और उसे कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी छोटी मोटी ट्रिक है। और वो डार्क नाइट रसल को कह रहा था ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। ये कहते हुए वो अपना डार्क ऑरा रिलीज कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रसल काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला कर चुका था और उसे कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी छोटी मोटी ट्रिक है। और हम देखते हैं कि रसल के उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहे थे। तो अचानक से उनके सामने कोई आ जाता है जो कि रेड टावर का जेरोन था, जिसे देखकर वो मेजिस कह रहे थे आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर एनिमीज ने अटैक किया है, आप इतनी देर से कहां पर थे। वो सभी लोग ये सवालात पूछ ही रहे थे। अचानक से जेरोन उन पर हमला करके उनकी गर्दनों को उनके धड़ से अलग कर देता है और फिर वो ब्लिंक का इस्तेमाल करके एक चोटी पर चला जाता है, जहां उसकी नजर सर स्पाइडरमैन और बाकी सारे सर्वाइवर्स पर भी पड़ गई थी। और उन सभी सर्वाइवर्स में से उसकी नजर प्रिंसेस पर भी पड़ जाती है, जिसे देखकर जेरोन भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन अचानक से दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस धमाके को उसने भी नोटिस कर लिया था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस डार्क नाइट को दिखाया जाता है जिसने रसल के उस अटैक को हेड ऑन ले लिया था। और उस अटैक को हेड ऑन लेने की वजह से उसकी आर्मर में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और अपने आर्मर को ये टूटता हुआ देखकर वो अपने मन में सोच रहा था क्या उसके हमले की वजह से ये कस्ट रिफाइंड ब्लैक आयरन टूट गया। और उस आर्मर के टूट जाने की वजह से रसल उसकी शक्ल को देख पाता है और रसल उसे ताना मारते हुए कह रहा था फाइनली तुम्हारा प्राउड फेस रिवील हो गया, अगर तुम ये इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। रसल की इस टोन को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। ये कहते हुए उसकी बॉडी से ब्लैक ओरा के साथ साथ किसी सेकंड टाइप का ओरा भी निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और दूसरी तरफ वो ब्लैक नाइट भी अपने मन में सोच रहा था इस बारे में सोचना कि इस बच्चे ने मेरी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए उस नाइट के हार्ट को यूज करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। अपने मन में ये सोचते ही वो काफी तेजी से रसल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके हर अटैक को डॉज करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था अचानक से ये इतना फास्ट कैसे हो गया। और अचानक से उस डार्क नाइट को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल के मुंह पर एक स्माइल आ गई थी और फिर स्पैंडम की तरह का स्टांस लेते हुए कहता है ये उससे ज्यादा फास्टर तो नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो काफी तेजी से उस डार्क नाइट पर हमला करके उसके आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से वो डार्क नाइट काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और इससे पहले कि रसल उसे मार पाता अचानक से रसल के पास एक पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी निकलता है, जिसके प्रेशर की वजह से रसल काफी ज्यादा दूर चला गया था और अपने मन में सोच रहा था अचानक से ये क्या हुआ। और पानी के उस प्रेशर की वजह से रसल का ब्लेस लॉन्च भी खत्म हो चुका था, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और उस पोर्टल में से उन पैगान्स का लीडर आते हुए कहता है डीप सी का प्रेशर झेल कर तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर रसल फिर से एक ब्लेस लॉन्च बनाते हुए अपने मन में सोच रहा था मेरा अटैक इस बार मिस नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो फिर से अपने अटैक में बहुत ज्यादा चैंटिंग करता है और अपने अटैक में बहुत सारे फार्मूलाज भी ऐड कर देता है और उस अटैक को उन लोगों पर करते हुए कह रहा था तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। और उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो पर्सन कुछ करते हुए कह रहा था अचानक से मेरे मन में एक अजीब सा आइडिया आ रहा है। ये कहते हुए उसने एक पोर्टल बना लिया था जो कि उसी र्यून की एंट्रेंस पर खुल रहा था जहाँ पर वो सारे सर्वाइवर्स हैं, जिस चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और रसल का वो अटैक उस पोर्टल से होता हुआ उन्हीं सर्वाइवर्स की तरफ बढ़ रहा था और अचानक से उन लोगों को भी कुछ फील होता है जो कि कुछ और नहीं रसल का वही एक बहुत बड़ा अटैक था, जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर सर स्पाइडरमैन और प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रसल भी काफी ज्यादा बौखला चुका था। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि वो अटैक काफी तेजी से उन लोगों को जाकर हिट कर जाता है,
जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहां हर तरफ बहुत ज्यादा धुआं धुआं था और रसल भी ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंच गया था। जहां के हालात को देखकर रसल काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा बौखलाते हुए प्रिंसेस और एल्डर को आवाजें लगा रहा था। जहां उसे सर स्पाइडरमैन की आवाज आती है कि यहाँ पर, और हम देखते हैं कि सर स्पाइडरमैन के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। जिनके पास बैठते हुए रसल पूछ रहा था, क्या आप ठीक हैं? दूसरे लोग कहाँ हैं? लेकिन इर्द गिर्द नजर घुमाने पर उसे उन सभी लोगों की लाशें देखने को मिलती हैं, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा टूट गया था और उनसे माफिया मांग रहा था। पर अचानक से वहां पर ब्लिंक का इस्तेमाल करके कोई पहुंच जाता है, जो कि जेरोन था, जिसने प्रिंसेस को बचा लिया था। और प्रिंसेस को अनकॉन्शियस देखकर रसल काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा डरते हुए प्रिंसेस को आवाजें लगा रहा था। और रसल के मुंह से प्रिंसेस को सुनकर सर स्पाइडरमैन भी अपने मन में सोच रहे थे, प्रिंसेस हिकेट ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? और फिर रसल प्रिंसेस के पास जाते हुए कह रहा था, थैंक गॉड आप ठीक हैं। और फिर रसल जेरोन का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था, सर जेरोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रिंसेस को बचा लिया। जिस पर जेरोन भी मुस्कुराते हुए रसल के पेट में खंजर घोंप देता है, जिसे महसूस करके रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और जेरोन के किए गए उस अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से रसल काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और रसल को अचानक से इतना इंजर्ड होता देखकर सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा डरते हुए रसल को आवाज लगाते हैं। और पेपर भी काफी तेजी से जेरोन पर हमला कर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि पेपर उसकी तरफ पहुंच पाती, वो एक पोर्टल के जरिए से कहीं और पर ही टेलीपोर्ट हो जाती है। और अचानक से जेरोन के पीछे से आवाज आती है, लगता है तुम्हें इसे मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। और हम देखते हैं कि एक पोर्टल का इस्तेमाल करके वो पैगान्स और उनका लीडर वहां पर पहुंच गए थे। और दूसरी तरफ रसल काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में अपने मन में सोच रहा था, पेपर तुम कहाँ गई? और मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर जेरोन भी उन पैगान्स के लीडर को कह रहा था, मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें कहा था कि स्पाइडरमैन को एक होस्टेज के तौर पर पकड़ना है। तो वो लीडर कहता है, तो तुम भी तो थोड़ी देर पहले इनके साथ ही थे ना, तो तुम भी तो एक होस्टेज बन सकते हो। और पीछे की तरफ सर स्पाइडरमैन जेरोन पर हमला करते हुए कह रहे थे, जेरोन यू बास्टर्ड, हमें धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लेकिन वो डार्क नाइट अपने गदा का इस्तेमाल करते हुए सर स्पाइडरमैन पर हमला करते हुए कह रहा था, चुप कर बे ओल्ड मैन। और उस डार्क नाइट के उस अटैक की वजह से सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वहीं पर अनकॉन्शियस हो गए थे। और फिर वो लीडर प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एनीवे ये वुमन कौन है? तो जेरोन उसे बताता है कि ये प्रिंसेस हिकेट है। अगर हमारे पास ये हैं तो हम पूरे एंडीमियन किंगडम को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारे उस फुलिश एक्शन की वजह से ये भी मारी जा सकती थी और हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जानी थी। तो वो लीडर कह रहा था, ये ठीक नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है, तो मेरे पर भड़क क्यों रहे हो? लेकिन अचानक से रसल उन्हें कह रहा था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए रसल आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा हो रहा था, जिसे देखकर वो डार्क नाइट रसल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इस बास्टर्ड को खत्म करने दो। जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल अपनी क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल करते हुए मिस्ट कॉल करता है। और वो डार्क नाइट रसल पर हमला करते हुए कह रहा था, ये थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था उसका बदला है। लेकिन पीछे की तरफ उस लीडर ने भी उस मिस्ट को नोटिस कर लिया था और अचानक से वहां पर मिस्ट को देखकर वो भी अपने मन में सोच रहा था, अचानक ये मिस्ट कहां से आ गई? और वो डार्क नाइट इवल्स की तरह हंसते हुए रसल पर हमला कर चुका था। लेकिन रसल ने अपनी ड्रैगोनिफिकेशन पावर को अनलॉक कर लिया था, जिसकी वजह से रसल की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। और वो लीडर अपने मन में सोच रहा था, नो वे, तो उस मिस्ट का मतलब हमारे विजन को ब्लॉक करना था। और फिर उन्हें पीछे से अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और बहुत ही जल्द वो सारे पैगाम्स मारे जाते हैं, जिसे देखकर वो लीडर बहुत सारा टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने लगता है। और उन पोर्टल्स को बनाते हुए वो अपने मन में सोच रहा था, अच्छा तो यही वजह है कि इस बच्चे ने हमारे एक साथी को हराया था। लेकिन जो भी हो, मैं उसे देखे बगैर उसे सेंस कर सकता हूँ। लेकिन अचानक से उसकी माना इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? ये चीज कॉमन सेंस के परे है। और अपने मन में ये सोचते सोचते उसने बहुत ज्यादा पोर्टल्स बना लिए थे। लेकिन रसल उसे देख रहा था, वो बंदा अभी भी बहुत ज्यादा पोर्टल्स बना रहा था। लेकिन रसल काफी ज्यादा तेजी से आते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और रसल को देखते हुए कह रहा था, लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन रसल काफी तेजी से उस पर हमला करते हुए आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ जेरोन प्रिंसेस को वहां पर रखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे उस बास्टर्ड को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो हमारा मिशन वैसे ही फेल हो जाएगा। ये कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दो स्वॉर्ड्स बना लेता है। और फिर काफी तेजी से रसल की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, रसल रेमंड आज मैं तुझे मार डालूंगा। और रसल भी उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर काफी ज्यादा गुस्सा था और भी ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लेड
फेज लॉन्च से एक स्पेयर बना लेता है और रसल ने अपनी सारी पावर एक ही अटैक में झोंक दी थी और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा खून की उल्टियां कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रसल के उस अटैक की वजह से जेरोन के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, यानी कि जेरोन का खेल खत्म हो चुका था और जेरोन मरते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन रसल किसी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था, जिसे देखकर रसल खड़ा हो जाता है और वो पर्सन रसल को कह रहा था, डैम इट, एट द एंड ये भी फेल हो गया। और ये सब कुछ कहने वाला वही पेगास का लीडर था, जिसे जिंदा देखकर रसल कह रहा था, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। जिसे सुनकर वो लीडर कहता है, मुझे ये मत कहना कि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे एक अटैक से मर जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के पास दो दिल थे? क्योंकि हम सभी लोगों के पास दो दिल हैं। और जरा उस बंदे की तरफ भी तो देखो। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी किसी चीज की तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते जेरोन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जेरोन की बॉडी पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी